सुनो भाई, देखो हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक शुरू किया था, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। याद है? जो मेरे पास टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड था उसके अंदर हमने पढ़ा था जो मेरे पास केमिकल बॉन्ड होते हैं टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। पहली बात याद है? जो मेरे पास केमिकल बॉन्ड कितने होते हैं भाई? 2 तरीके से होते हैं। पहला मेरे पास था आयोनिक बॉन्ड, दूसरा मेरे पास है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जो आयोनिक बॉन्ड हमारे पास था वो सारा का सारा हो चुका था। ठीक है, हम आज बात करने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड। भाई कोवलेंट बॉन्ड में ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, बस हल्की सी बातें बताऊंगा और तुम्हारा टॉपिक क्योंकि चैप्टर 4 पे तुम्हारा आएगा ही। सुनो, तो एक हेडिंग डालो, कोवलेंट बॉन्ड। भाई सुनो, मेरे पास कोवलेंट बॉन्ड है 3 तरीके से होते हैं। पहला मेरे पास है सिंगल बॉन्ड, ठीक। अगला मेरे पास है डबल बॉन्ड, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। चलो भाई क्या फोकस करो। जो मेरे पास कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, सुनो पहले मैं तो बता कि आयोनिक बॉन्ड जो मेरे पास होते हैं सारे के सारे आयोनिक बॉन्ड हमारे बनते हैं। वो कैसे बनते हैं भाई? वो सारे बनते हैं बाई लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। या तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं या दूसरे को, एक जना देखो, एक जन इलेक्ट्रॉन लेता है और दूसरा जना इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, लेकिन इसमें होता है बाई शेयरिंग। देखो, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन या फिर मान लो कि सिंगल बॉन्ड कब बनता है, मैं सिर्फ यहां देखो भाई, मैं ऑप्शन लेके चला हूं कार्बन का। कार्बन के अगर एक को ले लें, एक इधर एक इधर, तो इस पे कितने बच गए? 1 2 3, 1 2 3, तो कितने कितने बच रहे हैं इसके? 3 बच जा रहे हैं। तो जब ये दोनों आपस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, कितने करते हैं? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, हम उसे क्या बोलते हैं भाई? सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। उसके बाद जब हमारे पास ऐसे ही करके एलिमेंट आपस में अगर दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं उसे बोलते हैं डबल बॉन्ड। और लास्ट की बात बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो जब मेरे पास कोई सा भी एलिमेंट अपने पास के 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं किसी के भी साथ, जरूरी नहीं है सिर्फ कार्बन के साथ हो, ये किसी के भी साथ हो सकता है। अगर ऐसा होता है हम क्या बोलते हैं भाई? इसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये बात तुम्हारी, ये तुम्हारा चैप्टर 4 में सारा का सारा है, इसलिए इस पर ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। हेडिंग डाल लो, और एक हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। हेडिंग तुम्हारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। हाँ भाई, पहला ऑप्शन, पहला इसमें लिखो कि आयोनिक कंपाउंड इट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिर जो हमारे पास दूसरा है, पहला मैंने बोल दिया इनके पास क्या भाई? हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। दूसरा मेरे पास ये जो है सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं लेकिन किसी भी और दूसरे सॉल्वेंट में नहीं घुलते। ठीक है, कोई सा भी ऑर्गेनिक मेरे पास अगर सॉल्वेंट है, कोई सा चीज लिक्विड है, उसके अंदर घुलते नहीं है। तो मेरे पास क्या है? इट इज soluble in water but not in organic solvent। भाई अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, मेरे पास जो इथर, समझते हो इथर वगैरह क्या होता है? इथर हो गया, थिनर वगैरह हो गया, ये सारे इथर हो गया, एसीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, बेंजीन हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, या फिर मान लो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है ना, उन सब में मेरे पास क्या भाई मिक्स नहीं होते हैं। अगर हम थर्ड बात करते हैं इसकी, तो थर्ड पॉइंट है भाई ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है भाई मेरे पास, एक हम इस भाई इसके बस 3 ही पॉइंट याद रख के चलो, बहुत है इसके।
अगली हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। ये तो मैं आयनिक कंपाउंड बता दिया, अब कोवैलेंट कंपाउंड की बता रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। जो मेरे पास पहला है, सबसे पहले भाई ये मेरे पास लिक्विड या गैस की फॉर्म में होता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैस, या तो लिक्विड की फॉर्म में होगा या फिर गैस की फॉर्म में। दूसरा बात भाई, इनका हाई लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं इसकी, तो भाई मेरे पास ये सॉल्युबल इन वाटर है बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो मेरे पास क्या होता है, ये पानी के अंदर नहीं घुलते, ठीक, लेकिन और भी जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें घुल जाते हैं। तो क्या बोल देंगे भाई, इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट नॉट इन वाटर। भाई ये पानी के अंदर नहीं घुलता, लेकिन जो केरोसिन ऑयल वगैरह होते हैं ना, केरोसिन ऑयल हो गया, परफ्यूम क्या हो गया, इथर हो गया, इन सब में घुल जाता है। बोलो भाई, इन बात में दिक्कत है किसी को? और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कंडक्ट नहीं करते। बोलो, इन बातों में दिक्कत है किसी को? तीसरे पॉइंट पे हो भी समझ में नहीं आया? इसका मतलब है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, मतलब कि केरोसिन ऑयल हो गया, इथर हो गया, इन सब में घुल जाता है, लेकिन पानी के अंदर नहीं घुलता। ठीक है, अगली हेडिंग डालो भाई, अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल निकलता कहां से? जो तुम्हारे पास धातु है उसका मान लो एक तरीके से उसका उत्पादन होता कहां से? भाई सबसे पहली बात बोलूं, जितने भी तुम्हारे पास मेटल होते हैं सारे के सारे पृथ्वी से निकलते हैं, जो धरती है उसी में से निकलते हैं। तो इसमें हेडिंग डाल लो, अकरेंस ऑफ मेटल। भाई जो मेटल है उसका मतलब कि वो निकलता कहां से है, इसका तो लिखना शुरू करो भाई। चलो लिख पा रहा हूं, मोस्ट ऑफ द मेटल आर क्वाइट रिएक्टिव। एक मिनट रुक जाओ। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल। भाई जो धरती है, ठीक है, धरती जो मतलब कि जो पृथ्वी की जो धरती है ना, उसमें से सबसे ज्यादा मेटल निकलते हैं। ठीक, जितने भी आज तक मेटल निकले सारे सारे धरती से निकले, कोई हवा में नहीं मिले जल्दी। एक आध मेटल हमें, एक आध जो मेटल है, एक आध मेटल भाई हमें क्या कि उसके अंदर मिल गए, और बाकी अगर हम नॉर्मल सी बात करते हैं तो सारे के सारे मिलते नहीं है। नॉर्मल सी बात ये है, अकरेंस ऑफ मेटल का मेरे पास मतलब होता है कि भाई जो मेटल है वो कहां से निकला है। किसी को पूछना है कुछ? हाँ भाई बताओ, पहले वाली बातें क्लियर है? तुमसे मैंने क्या बोला कि अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल कहां से निकलता है, धातु कहां से निकलती है? धरती के अंदर से। ठीक है, और अगर मैं नॉर्मल सी बात कर दूं भाई, जो बहुत सारे जो रिएक्टिव मेटल होते हैं, समझ लो, रिएक्टिव मेटल, नॉन रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल, पता है? अरे मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव भूल गए? काशीनाथ का जो माली फीके आलू वगैरह याद है ना सब? आलू सड़ गए तो भाई खा लिया तुमने? हाँ भाई, इसमें लिखो, मोस्ट ऑफ द मेटल मोस्ट ऑफ द मेटल which is
क्वाइट रिएक्टिव, मतलब कि जो थोड़े से रिएक्टिव होते हैं। हाँ भाई, अच्छा हाँ भाई, मोस्ट ऑफ द मेटल विच इज क्वाइट रिएक्टिव। देखो भाई, कुछ बहुत सारे ऐसे मेटल जो मेरे पास है, कुछ कुछ मतलब कि बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। और भाई ये मेरे पास क्या है कि दे डू नॉट अकर एज अ फ्री एलिमेंट इन नेचर। भाई जो मेरे पास मोस्ट ऑफ द मेटल विच इज क्वाइट रिएक्टिव, जो थोड़े से रिएक्टिव होते हैं, भाई ये हमें हमारे वातावरण में ऐसे नहीं मिल जाते। ठीक, इसकी खोज करनी पड़ती है ज्यादा। तो मैंने क्या बोला कि भाई नॉट इन फ्री स्टेट, ये आसानी से नहीं मिलते हैं। और अगर इसकी दूसरी बात कर दूं, भाई इसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट मेरे पास ये है कि जो मेरे पास ओनली अ फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल फाउंड इन फ्री स्टेट, तो मेरे पास जो कुछ कुछ लेस रिएक्टिव मेटल है, फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल फाउंड इन फ्री स्टेट। हाँ भाई, ये बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी नॉन मेटल, मतलब कि ऐसे मेटल हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। समझ फ्री स्टेट क्या होता है? देखो, एक है मेरे पास आसानी से मिल जाए, ठीक, जो आसानी से मिलेंगे उसको बोलेंगे फ्री स्टेट, जो आसानी से नहीं मिलते नॉट इन फ्री स्टेट। ठीक, इन बातों को ध्यान रख के चलना। फिर हमारे पास कुछ कुछ बातें और हैं, फिर तुम्हारा चैप्टर भाई एंड हो जाएगा यार। हाँ भाई, अगली हेडिंग डाल लो कोरेजन, जो सबको पता क्या होता है। पता नहीं पता? चैप्टर फर्स्ट का है। अगली हेडिंग हमारे पास है हाँ भाई, क्या मेरे पास है? कोरेजन है। समझो मेरे पास ये होता क्या है, जो भी मेरे पास मेटल है, अगर मेटल में जंग लग जाती है, बात समझ आ रही है? तो मेरे पास मेटल है, मेटल में जंग लगती है, या फिर बोल सकते हैं कि अगर कोई सी मेटल है विच इज ईटन अप बाई वाटर एंड ऑक्सीजन। बात समझ आई? प्रियंका, इंग्लिश में बोलूं? मैंने क्या बोला भाई, वो सारे के सारे मेरे पास मेटल जो कि ये मान के चलो हमारे किसी भी कारण से उस पर जंग लग जाता है ना, हम उसी को बोलते हैं कोरेजन बोल के चलता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो द ईटिंग अप ऑफ मेटल, द ईटिंग अप ऑफ मेटल, ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, by the action of air, like a moisture, or any or a chemical सुनो भाई, हवा के कारण से, मॉइस्चर नमी ठंडक, इसके कारण से या किसी भी केमिकल के कारण से हमारे जो मेटल है वो क्या है कि उसको ईटिंग अप, ये मान लो देखो, द ईटिंग अप ऑफ द मेटल बाय एनी ऑफ दिस एक्शन, इन तीनों कारणों में से अगर किसी भी कारण से हमारे जो मेटल है अगर उसकी वैल्यू में कमी आती है, बात समझ आ रही है? उस पर क्या है कि भाई एक ब्राउन कलर का रंग चढ़ जाता है। ठीक, जो ब्राउन कलर का रंग चढ़ता है भाई उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरेजन बोलते हैं। तो ऑन सरफेस इज कॉल्ड कोरेजन, on surface is called corrosion। भाई नॉर्मल सी बात है, द ईटिंग अप ऑफ द मेटल बाय एनी ऑफ एयर, मॉइस्चर या फिर केमिकल ऑन सरफेस, जो उनका सरफेस है, जो ऊपरी हिस्सा है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोरेजन बोलते हैं। और भाई इसी कोरेजन को हम रस्टिंग ऑफ, मतलब हम इसको रस्टिंग ही बोलते हैं। तो इट इज also called, it is also called rusting। ठीक है, रस्टिंग ऑफ मेटल, इसे हम रस्टिंग ऑफ मेटल भी बोलते हैं। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? भाई तुम रस्टिंग ऑफ मेटल के बदले इसकी डेफिनेशन भी डाल सकते हो।
भाई लास्ट टॉपिक हमारे पास डालो, इसको एलॉय बोलते हैं। एलॉय क्या हो रहा था? सुनो, भाई सबको एक बात पता है, जब सोनार के पास हम जाते हैं, क्या बोला मैंने, जब हम सोनार के पास जाते हैं तो वो हमें कभी भी प्योर सोना नहीं देता। बात हमारी, अगर वो हमें एकदम प्योर सोना देगा ना तो हमारे गहने बन नहीं पाएंगे। ठीक, बोलते हैं 24 कैरेट का सोना, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक भाई, हमेशा जो सोना है उसके देखो उसकी कैरेट ना पहुंचती है, उसकी क्वालिटी क्या पहुंचती है 24 तक। लेकिन अगर एकदम 24 कैरेट का होगा या उससे थोड़ा ज्यादा कैरेट का होगा, वो हल्की सी गर्मी पड़ता पिघल जाएगा। हल्की सी गर्मी होगी ना, ऐसे हाथ घिस के उस पर कर दो तो पिघल जाएगा आराम से वो। तो कभी भी सोना हमारा क्या है कि भाई हमेशा 24 गोल्ड का नहीं होता, हमेशा उससे कम का होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ताकि वो जॉइंट रहे। बस हमारे कोई सा भी सोना होता है वो हमेशा 24 गोल्ड का नहीं होगा। ठीक, जिसके गहने बने होते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ और मिक्स किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या भाई कुछ ना कुछ और मिक्स जरूर किया जाता है। ये जो मिक्स करना होता है ये वही हमारा क्या कहलाता है भाई, एलॉयस कहलाता है। ठीक है, इसको एलॉय बोलते हैं। तो इसमें बस लिख लो नॉर्मल सा, द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल, द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल इज कॉल्ड एलॉय। हाँ भाई बोलो, इन बातों में दिक्कत है किसी को? अगर इन बातों में किसी को दिक्कत बताओ, तुम्हारा चैप्टर यहीं पे एंड है। ठीक है, और तुम्हें इसके ना भाई कुछ कुछ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, इसका चैप्टर हमारे पास 10वां है। ठीक है, जो 10th चैप्टर है हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो भाई सुनो एक मिनट, ये सबका हो जाना चाहिए, जितना मैंने बताया ना, ये जितना भी जो चैप्टर है वाला, ये सबका सारा हो जाना चाहिए। अगर किसी को भी इसमें दिक्कत आती है तो पहले वीडियो देखो, फिर भी दिक्कत आती है किस टॉपिक में फिर जाके पूछ लेना मेरे से। पास में सबके नोट डाउन कर लो से।